गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। 6 लोग तो हो गए, शायद कितने हो गए? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, अब तो नहीं आ रही? अब आ रही है? ठीक ठीक। ठीक है। आज साइकेट्रिक डिसऑर्डर साइकेट्रिक डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने आपको शायद कौन सी डिजीज हो गई है उसमें? एक डिजीज करवाई थी, मेरे को याद नहीं आ रही, शायद एपिलेप्सी और एक और कोई हुई है। 2 डिजीज करवाई हैं। हाँ, एपिलेप्सी पढ़ाए थे, लेकिन उनको डिटेल में जानना ज़रूरी है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं क्या। इनकी पूरी जो फिजियोलॉजी समझने के लिए आपको नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा, लिम्बिक सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और ख़ास करके मेडुला ऑब्लंगेटा और प्रॉन, और एक और है क्या, जो सेरेबेलम, इसकी पूरी फिजियोलॉजी और फंक्शनिंग पूरी डिटेल में आपको मालूम होनी चाहिए। तब आप साइकेट्रिक डिसऑर्डर को अच्छे से समझ सकेंगे कि किन कारणों से ये स्थितियां बनती हैं। आज हम थोड़ा सा जनरल वे में आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे। ये चूँकि चैप्टर बहुत बड़ा है, 2-3 क्लासेस में कवर करना थोड़ा असंभव है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर दें। आज जनरल में अगर बात करें तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर को सामान्य अर्थ में मानसिक विकार कहते हैं। मानसिक विकार ऐसे मानसिक मनोदशा जो एक सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए वैसी न होके एक असामान्य मनोदशा जो व्यक्ति में दिखती है, वह मानसिक विकार में आती है। जैसे किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति, आप योग के विद्यार्थी हैं तो आपको चारों डायमेंशंस हेल्थ के पता हैं, और उन्हीं में से एक है मेंटल हेल्थ। तो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति जिसे किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में या उसके साथ तुलना करने पर वह सामान्य न माना जाए, और वह सामान्य न माना जाने के साथ साथ उसमें कुछ असामान्य व्यवहार की स्थिति प्रतीत हो। यूँ सामान्य भाषा में बोलें तो ऐसे व्यक्ति जिनमें असामान्य व्यवहार की श्रेणी दिखाई देती हो, वे सारे मानसिक स्वास्थ्य के अस्वस्थता की श्रेणी में आते हैं। या जो मनोव्यथित या मनो असमर्थता से ग्रसित या अंतर्ग्रस्त व्यक्ति हैं, मनोव्यथित या मनो असमर्थता से अंतर्ग्रस्त व्यक्ति हैं, वे सारे के सारे मानसिक विकार ग्रस्त व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसी स्थिति मानसिक विकार कहलाती है। मनोविकार का वर्गीकरण यदि अगर हम करते हैं साइकोलॉजिकल वे में, देखो 2-3 बातें आपको समझने वाली हैं। एक है साइकेट्रिक, यानी ये ब्रांच एक मेडिकल ब्रांच है,
और साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान की एक ब्रांच है। उसमें साइकोथेरेपिस्ट एक अलग होते हैं, साइकेट्रिक पर्सन अलग होते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि दोनों ही मनोविकार को दूर करते हैं, लेकिन साइकेट्रिक मेडिसिन के थ्रू करते हैं और वो साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग के थ्रू करते हैं। योग थेरेपिस्ट की यहाँ पर अगर महत्व देखा जाए तो प्रासंगिकता बढ़ जाती है। वो स्थिति ऐसी होती है कि ना तो वो मेडिसिन देता है, साथ में वो काउंसलिंग करता है, थोड़ी बहुत तो काउंसलिंग करता है, लेकिन वो काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ उसके व्यवहार के परिवर्तन हेतु उसमें ये स्थिति नहीं लाएगा कि आप ऐसा करने लगें। वह उन्हें प्रेरित करेगा कि अपनी जीवनचर्या जो दैनिक दिनचर्या है उसमें और रात्रिचर्या में कुछ मूलभूत परिवर्तन कर दें और अपनी जो डाइट है उसमें परिवर्तन कर दें। आप सामान्य स्थिति में आने लगेंगे और जब आपकी मन और आपका मस्तिष्क और शरीर ये तीनों संतुलन की अवस्था में आएंगे, आप खुद ब खुद मानसिक विकार से दूर होते हुए और स्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। मनोविज्ञान के अनुसार मनोविकार को का जो वर्गीकरण किया गया है वह बाह्य साधनों के आधार पर किया गया है। एक शब्दकोश है मनोविज्ञान का, उसे MESH बोलते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट्स हेडिंग। ये चिकित्सा विषय का एक चिकित्सा जो साइकेट्रिक पर्सन है उनका और साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक चिकित्सा विज्ञान का एक शब्दकोश बनाया गया। और यह एक इतना विशाल शब्दकोश है जो कि जिसमें कि जीव विज्ञान से संबंधित लेखों और पुस्तकों को सूचीबद्ध किया गया है। और उसकी रचना विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालय, जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उसमें उसने इस शब्दकोश की रचना की या मुद्रण किया। इसको अब बनाना 2007 के बाद से इसका मुद्रण यानी पब्लिकेशन बंद हो गया है। लेकिन उस शब्दकोश के अनुसार मनोरोग मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होते हैं। मनोरोग मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते व्यक्तित्व के अभ्यास में आ जाते हैं और व्यक्ति के अभ्यास में आ जाते हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन करते करते अंततः उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन कर देते हैं, तब वह व्यक्ति मनोविकार ग्रस्त व्यक्ति कहलाता है। ये मनोविकार जो शरीर में दिखते हैं, इनको प्रभावित करने वाले हमारे आसपास बहुत सारे फैक्टर्स या कारक होते हैं। ये बहुत से कारक, जैसे हम जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो हमारा ब्रीड है, उस ब्रीड में हो सकता है कहीं अनुवांशिक कारण रहा हो, या हमारा व्यक्तित्व कमजोर व्यक्तित्व हो, हम में सुदृढ़ता ना हो, हमारे व्यक्तित्व में मूलभूत दृढ़ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति में के अंदर मनोविकार ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। और सबसे खास चीज है, आप में या ऐसे व्यक्तियों में सामान्य तौर पर देखा गया है कि जिनमें सहनशीलता का अभाव होता है वे शीघ्रता से मनोविकार ग्रस्त हो जाते हैं। और एक बात, बाल्यावस्था में जो बचपन का समय होता है वो बहुत शैशव काल और बाल्यावस्था, और जो जुवेनाइल पीरियड है यानी कि आपका किशोरावस्था वाला पीरियड, ये तीन अवस्थाएं बड़ी क्रिटिकल अवस्थाएं स्टेज होती हैं। इन स्टेज में सफ़र करते समय बच्चे का विशेष ध्यान परिवार के जो उनके पालन करने वाले व्यक्ति हैं, माता पिता हैं और संरक्षक हैं, उनका बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और आज के जो अद्यतन परिवेश है, इस समय का जो नया अपडेट टाइम चल रहा है, इस समय सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। क्या कारण है उसके पीछे? मनोविकार से ग्रस्त होने की संभावना उनमें क्यों रहती है? क्योंकि परिवार में, समाज में या किसी अन्य स्थिति में
किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से या किसी अन्य घटना की उनके मन में, ज़हन में कोई छाप पड़ जाने से या परिवार में या परिवार के किसी सदस्य द्वारा या पारिवारिक पृष्ठभूमि में, मोहल्ले की पृष्ठभूमि में या ऐसी कोई घटना घट जाए जो उनके ज़हन में एक छाप छोड़ दे, तो वह स्थिति कहलाती है। वो छाप छोड़ने के बाद उस बाल्यावस्था में एक अनुभव उनके भीतर मन में बन जाता है और वह अनुभव उनमें। हेलो, आवाज आ रही मेरी? क्या हो गया? हाँ, आवाज तो आ रही है। ये क्या हो गया? ऐसे कैसे चला गया सारा? स्पेस कम दिखा रहा है। हम्म। अब आगे हो नहीं रहा है ना? आवाज आ रही मेरी? वीडियो नहीं आ रहा ना? अपने आप कैमरा पता नहीं क्यों बंद हो गया। अब देखें, हाँ आ गया। इसे चेक करें। हाँ चल रहा है। 1 मिनट बेटा देख लें, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, कहीं ऐसा तो नहीं सेव ना हो रहा हो। आ, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो। इसमें कुछ कोई प्रोसेस क्लीन का चल रहा है। आ रही है आवाज? हेलो, हेलो हेलो हेलो, आ गई ना आवाज? हाँ, नमस्कार नमस्कार बेटा। चलो, कहाँ थे हम? तो फिर ये वीडियो ऑफ होने तो चलो, लेक्चर तो क्लियर हो जाए। और वो हमें लग रहा है कि हमने स्पेस फ्री नहीं कर पाया, इसी वजह से ऐसा हुआ। आज हम बहुत बिजी रहे दिन में, इसीलिए देखो 15 मिनट बढ़ाया भी आगे। तो क्या बता रहे थे, कहाँ पर थे? हाँ, बच्चों में बाल्यावस्था के अनुभव भी मनोविकार से ग्रस्त करने में कहीं ना कहीं अपना अहम रोल अदा करते हैं। और सबसे खास चीज़ आज के समय में तनावपूर्ण परिस्थितियां जो हैं, वे भी आज ये मनोविकार से ग्रस्त करने में अपना। अब आ रही है? अब आ रही है? अब ठीक ठीक ठीक। तनावपूर्ण परिस्थितियां भी मनोविकार ग्रस्त करने में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती हैं। अब इन सारी स्थितियों से सामना करने में जो व्यक्ति असमर्थ होने लगता है, वह तनावग्रस्त हो जाता है। अब जब तनाव में जाते हैं तो एक एक मनोविज्ञान के एक डॉक्टर थे, उनका नाम था हैस सेले ने जो पारंपरिक तनाव की परिभाषा दी है, उसके अनुसार ये होता है कि शरीर में एड्रीनल ग्रंथि या जितने भी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन हैं, उनके क्रियाओं के महत्व को फोकस करके उन्होंने परिभाषा दी। और वो यह दिया कि अनिश्चित प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न स्थिति, जब हम कोई परिस्थिति का सामना करने में अक्षम होते हैं या असमर्थ होते हैं, तो उस समय स्थिति कौन सी होती है? अनिश्चित प्रतिक्रिया होती है। क्या होगा? अनसर्टेनिटी की स्थिति। और उस स्थिति के फलस्वरूप अनिश्चित प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होती है, उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है, बनती है, वो तनाव कहलाती है। इन्होंने तनाव को 2 भागों में विभाजित किया। एक यू स्ट्रेस, EUSTRESS, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस एक सामान्य तनाव की स्थिति होती है। जैसे आप खेल की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं, जितनी देर उस खेल में खेलते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उस समय तक थोड़ी देर का एक आपको तनाव सा महसूस होता है। और उसके बाद जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। एक दूसरी होती है डिस्ट्रेस की स्थिति। डिस्ट्रेस स्थिति ऐसी होती है जो बुरी, यानी हार्मफुल, असंयमित, अनबैलेंस और अतार्किक यानी अनलॉजिकल, अवांछित
ऐसी जो आपने सोचा भी नहीं है वैसी स्थिति का तनाव जब आ जाता है, तब हमें हमारे मन में या हमारे शरीर में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन उससे बचाव का कोई रास्ता तुरंत नहीं उपाय सूझता है, और उस स्थिति में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं, और वह क्या होता है, तनाव हमारे लिए हानिकारक होने लगता है। तनाव के उपागम भी हैं, जैसे व्यक्ति समाजोपयोगी संसाधनों से की भूमिका पर अपने आप को केंद्रित कर ले, और उसको केंद्रित अपने आप को समाज के उपयोगी भूमिकाओं में केंद्रित करके उसके साथ साथ अपना आत्म विश्लेषण करे कि हम उस स्थिति से निपटने में सक्षम हैं या नहीं हैं, या उनके साथ समायोजित हो पा रहे हैं, जो वातावरण है उसके साथ अपने आप को अनुकूलित या समायोजित करने की स्थिति में हैं या नहीं हैं। इन दोनों का मूल्यांकन और समायोजन, इन दोनों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व असंभव है। जो व्यक्ति अपने आप को समाज के और वातावरण के अनुकूल करने में सक्षम होता है, ऐसी परिस्थिति में जो तनाव वाली परिस्थितियां, ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने आप को वातावरण के साथ और उन परिस्थितियों के साथ अनुकूल करने में सक्षम होता है, वह उन तनाव की स्थितियों से उबर लेता है। सबसे खास बात एक बात और आती है कि तनाव सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि यह अशांत मानसिक स्वास्थ्य का एक स्रोत है, अशांत मानसिक स्वास्थ्य का एक स्रोत है। और आज के समय में तनाव जन सामान्य हेतु एक साधारण अनुभव बन चुका है। अभी आपने देखा ना, कोविड काल में स्थितियां ऐसी थी कि ये लग रहा था आगे क्या होगा, कब तक लॉकडाउन रहेगा, अनसर्टेनिटी की स्थिति थी। उस समय तनाव बनता था, वो तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डिस्ट्रेस में परिवर्तित हुआ। डिस्ट्रेस में परिवर्तित होके वो हर समय उन्हीं स्थितियों का बार बार मनन चिंतन करते करते चिंता में, एंजाइटी में चला गया, और वो एंजाइटी से धीरे धीरे अवसाद में, डिप्रेशन में चला गया व्यक्ति, और डिप्रेशन से धीरे धीरे करके वो तरह तरह की बीमारियों से, यानी उसकी इम्यूनिटी अपने आप डाउन हो जाएगी तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिली कि तनाव में दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, एक तो फिजिकल कंडीशन और एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बाह्य वातावरण के अनुकूल बहुत जल्दी स्टार्ट होने लगता है। आज क्या कारण है, बार बार ये आवाज आ रही है ना? हाँ, आज हमें लग रहा है जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा, ज़्यादा देर स्पेस नहीं। कैमरा ऑफ कर देना। हाँ शायद इसलिए, हाँ इसीलिए हैंग हो रहा है। कैमरा ऑफ कर। हाँ नेट बहुत स्लो है, बहुत कम चल रहा है। केबी कितना कितना है दिख भी नहीं रहा है, बहुत कम चल रहा है। चलो हम कैमरा ऑफ करके करते हैं, जल्दी वाइंड अप कर ले रहे हैं। कम से कम आधे घंटे की तो बन ही जाए, हो जाए, आधा घंटा पौन घंटा तो चल ही जाए, है ना। तो अब बात आती है कि हमें इन मनोविकारों के प्रकार क्या हैं। ये जो मनोविकार होते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये किस किस तरह के होते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा एक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, एक डाटा का तैयार किया गया, और उसके अनुसार असामान्य मनोवैज्ञानिक विकारों का समाधान इसमें दिया गया, और उस समाधान को देने के लिए मनोविकारों के एक श्रेणीबद्ध उन्हें किया गया, और वह श्रेणीबद्ध करने पर तरह तरह के कई सारे उनको श्रेणियों में बांटा गया। जैसे नंबर 1, बाल्यावस्था के विकार, यानी कि छोटे बच्चों में कुछ विकार देखने को मिलते हैं, मनोविकार देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ बच्चे अब आत्मलीन होते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। उनमें कुछ बच्चों को देखा होगा, वो चाहे कितनी अच्छी बातें हों, हंसी
खुशी का वातावरण हो, खूब बच्चे खेल रहे हैं, चहक रहे हैं, लेकिन उनको देखो तो वो मुस्कुराते भी नहीं है। कुछ बच्चों में होता है कि देर से वो अपनी लैंग्वेज को सीखते हैं, बोलना भी देर से प्रारंभ करते हैं। ये शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में इनके लक्षण पहचान में आते हैं। दूसरी चीज, उसके बाद व्यग्रता का विकार। व्यग्रता मीन्स एंजाइटी डिसऑर्डर। कुछ लोग यहाँ पर हमें अपना, अभी हम आज हम जनरल आपको बताएंगे, कल हम आपको योग से रिलेटेड करके बताएंगे। लेकिन व्यग्रता के विकार में योग को थोड़ा सा आप लें कि एंजाइटी डिसऑर्डर में यहाँ पर मन की भूमिका बहुत बड़ा काम करती है। जितने भी मानसिक विकार हैं सब में मन की भूमिका का कार्य होता है, भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन मन में 3 स्वरूप मन के हैं। एक तो है मन का जो पिछला समय बीत गया, वह अतीत, और उसके बाद उसका चिंतन करना, यानी वर्तमान में उसके बारे में स्मृति, जो पिछला समय में जो अतीत में स्मृतियां हैं वो, और उसका फिर चिंतन करना, और आगे चल के भविष्य में की कल्पना में खो जाना। ये स्थितियां 3 होती हैं मन के स्वरूप की। और इनमें जो चिंतन वाली स्थिति है, ये अगर लगातार बार बार अनवरत चलती रहती है, तो यही जब किसी असमर्थता की परिस्थिति में हम जब सफर कर रहे होते हैं, तो यही चिंतन की स्थिति, मन की चिंतन की का स्वरूप जो है बदल कर चिंताग्रस्त कर देता है और एंजाइटी डिसऑर्डर में बदल जाता है। मनोदशा के विकार यानी मूड डिसऑर्डर्स, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे या तो एक मनोभाव पे व्यक्ति स्थिर रहता है, कोई एक मन का भाव हो गया, उसी पे हर समय बना रहना, या फिर अदला बदला सा होता है, कभी खुशी कभी गम, ऐसी स्थिति में बना रहता है। दूसरे इसके 2 सब क्लास हैं, जैसे अवसाद या डिप्रेशन, और एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। इनको डिटेल में हम आपको अगले समय में पढ़ा देंगे। पहला डिप्रेशन हम करा चुके हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर मूड स्विंग जो है वो अगली बार पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है मनोदैहिक या दैहिक विकार। मनोदैहिक मीन्स साइकोसोमेटिक या फिजिकल डिसऑर्डर। इनमें क्या है कि आप में कई तरह की, ऐसे व्यक्तियों में कई तरह की फिजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या टेडिकार्डिया, बेडिकार्डिया की ये जो डिजीज आपने देखी हैं, उनके वो ज़्यादातर अमूमन देखा गया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ही कहीं ना कहीं पे मूर्तमान रूप होते हैं। दैहिक विकार में लक्षण तो शारीरिक हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि दैहिक विकार में ऐसे जो दैहिक विकार होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आते हैं, वे सारे के सारे उनमें देखने में तो लगता है कि ये लक्षण तो शारीरिक होते हैं, पर उनका जैविक कारण सामने नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति ये कंप्लेन कर रहा है कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द तो हो रहा है, उसको एहसास भी हो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द से परेशान भी है, लेकिन पेट में दर्द के जो लक्षण या सिम्टम दिखने चाहिए वो सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। ये होते हैं ऐसे डिसऑर्डर, यानी फिजिकल डिसऑर्डर इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ये आते हैं। अब लास्ट एक और है विघटनशील विकार। विघटनशील विकार ऐसे होते हैं, ये व्यक्तित्व, जिन लोगों का विघटनकारी व्यक्तित्व होता है, जैसे अलगाववादी लोग। या विघटनशील विकार में 2 श्रेणियां हैं। एक है विघटनशील स्मृति लोप, जैसे कोई तनावपूर्ण घटना घटी व्यक्ति के जीवन में और उसके फल स्वरूप वह अपने पूर्व जीवन को भूल गया, और जो उस घटना के साथ जी गया, तो बस उसी घटना के साथ उसका जीवन चलना प्रारंभ हो गया और वो उसी में अपने आप को आत्मसात कर लेता है। या दूसरा स्वरूप है विघटनशील पहचान विकार। विघटनशील पहचान विकार यह है कि किसी घटना में, तनावपूर्ण घटना उस व्यक्ति के साथ घटी और उसकी यादों में वो खो गया, और उस यादों में खोकर उसके अपने पूर्व जो अस्तित्व था उसको पूरी तरह से भूल चुका, स्मृति लोप हो गया, और नया घटना के बाद जो उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है, वो उसी को अपने आप में समझने लगा कि मैं वही हूँ। ऐसी ये आप जो दोनों चीजें हैं, सामान्य तौर पर आप लोग पिक्चर वगैरह में देखते होंगे, कहानियों में सुनते होंगे, उनमें ये देखने को बहुत मिलता है। इसी में अलगाववादी जो लोग हैं वो भी इसी तरह के मनोग्रस्त व्यक्ति होते हैं।
मनोविदलन और मनस्तापी विकार यानी साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर वे हैं जिनमें काल्पनिक और भ्रांतमयी दुनिया में खोए हुए व्यक्ति होते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जो स्वयंभू अपने आप को, मैं अपना एक अलग आइसलैंड बसाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और उसमें ही अपने आप में पूरा जीवन लगा देते हैं, बन और सफल भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि हमने जो कुछ किया वो बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे साइकोटिक डिसऑर्डर में सफर करने वाले लोग जो होते हैं वो ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले होते हैं जो किसी काल्पनिक या भ्रांतमयी दुनिया में हर समय खोए रहते हैं। एक होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी व्यक्तित्व विकार। व्यक्तित्व विकार एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में भी देखने को मिल जाता है, जो कुछ समय के लिए दिखाई देता है, और जब वो स्थितियां बनी ही रहती हैं तो आगे चल के वो कभी कभी लॉन्ग टर्म में दिखाई बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसके 3 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है उन लोगों का जो साइजोटाइपल होते हैं। साइजोटाइपल मीन्स जो पागल, जिनमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी उनमें आ जाती है ब्रेन में। दूसरा एक है, ऐसे लोग होते हैं सेकंड कैटेगरी के जो जुनूनी होते हैं, और उनमें ऐसे जुनूनी व्यक्ति ज्यादातर अपने व्यक्तित्व के विकार से ग्रस्त होते हैं। जैसे आपने देखा है, एक आपको उदाहरण बताते हैं, आपने सुना होगा अफीमची, एक शब्द सुना होगा अफीमची। पहले जो राजा महाराजे होते थे तो पहले के हमारे यहाँ भारतीय जो सेनाएं थी उनमें हाथी चलते थे, घोड़े चलते थे, हाथी सवार युद्ध करने जाते थे, घोड़े सवार युद्ध करने जाते थे। तो हाथी को मारने के लिए एक व्यक्ति ट्रेंड किया जाता था, उसे अफीम की थोड़ी थोड़ी खुराक दी जाती थी, और वो खुराक उसके शरीर में जाते जाते जब वो एकदम अफीम का एडिक्शन में आ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता था, वो जब युद्ध क्षेत्र में जाता था तो वो भाला लेके एकदम हाथी के मस्तक पर एक विशेष एरिया या सर्टेन पॉइंट होता था, वहीं पर टारगेट करता था। वो जब टारगेट करने के लिए जाता था तो उसे ना दाएं दिखता था ना बाएं दिखता था, कितना भीषण युद्ध चल रहा है, उसकी जान भी जा सकती, इस बात की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ बस एक ही लक्ष्य संधान करके हाथी को मारना उसका एक उद्देश्य होता था। तो वो भाला मारने के लिए उसे ट्रेन किया जाता था। ऐसे लोग जैसे इनके अंदर क्या है कि जुनून होता था कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें किसी भी स्थिति में हाथी को टारगेट करके, लक्ष्य करके उसे मारना है। ये ऐसे लोगों को अगर आज के समय में देखा जाए तो मनोविकारी व्यक्तित्व माना जाता है। थर्ड जो श्रेणी है इसमें वो असामाजिक या आत्ममोही और अभिनयी ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं। असामाजिक कुछ लोग देखा है ना, जो आप असामाजिक तत्व तो समझ में आ रहा होगा। आत्ममोही ये होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी के साथ साथ केवल अपना भला। परिवार में भी आपने बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो अपने परिवार के माता पिता भाई बंधु उनके बारे में भी नहीं सोचते, सिर्फ अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और किसी समाज के बारे में उनको कोई चिंता नहीं। ऐसे व्यक्ति आत्ममोही होते हैं। या अभिनयी व्यक्ति वे हैं जो दूसरों को ठगने का काम करते हैं, यानी कि वो अभिनय करते हैं कि हाँ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, और आपका मतलब झूठा प्रपंच रच देते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, ये है वो है, और सामने वाला उनके प्रपंच में आ जाता है। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति तो झूठ बोल रहा था, उसने हमें ठग लिया। तो ऐसे भी व्यक्ति इसी साइकोटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं। अगले स्टेप में जाने से पूर्व हम आपको, बेटा आवाज जा रही है ना प्रॉपर? हेलो, आवाज प्रॉपर जा रही है ना? हाँ, तो अगले स्टेप में जाने से पूर्व हम आपको एक और विषय पर ले जाएंगे कि अभी हम रोगों के विषय में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे जो योग से जोड़ने वाली बात होगी इस साइकेट्रिक डिसऑर्डर को। आयुर्वेद का नाम सभी ने सुना है, आयुर्वेद को सब जानते हैं, क्योंकि आप मेडिकल ब्रांच से रिलेटेड है तो आयुष की एक ब्रांच है आयुर्वेद, उसको भी जानते होंगे। उसके अनुसार रजस्तमश्च मानसो दोषौ, रजस्तमश्च मानसो दोषो तयोवकारा काम क्रोध लोभः।
महेश्चार मार्दन मद शोक चित्तोस्तोद्वेग भय हर्षादयः। अर्थात आयुर्वेद में मानस रोगों को वर्णित किया गया है। मानस रोग मीन्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर, उनको वर्णित किया गया है और यह 17 प्रकार इनके बताए गए हैं। 17 टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। नंबर 1, काम। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर उचित और अनुचित का भान न करते हुए किसी कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है, वह व्यक्ति कामी कहलाता है। यह ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं मनोविकार ग्रस्त व्यक्ति कहलाते हैं। मेरी एक एक चीज पे ध्यान देना, हम जो जो बोल रहे हैं आप थोड़ा सा इमेजिन करते जाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। दूसरा, क्रोध। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के अहित की प्रवृत्ति, जिसके द्वारा मन और शरीर भी पीड़ित हो, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अहित की प्रवृत्ति रखता हो, जिसके और उसका अहित करने में उसका मन और शरीर भी पीड़ित हो जाए, वह व्यक्ति क्रोधी कहलाता है। हम आपको लेक्चर में बोलते रहते हैं क्रोध आपके लिए बहुत फायदेमंद है, उसको संभाल के रखो। क्रोध का प्रयोग कहीं ना कहीं करना पड़ता है जब हम, जैसे युद्ध क्षेत्र में सैनिक क्रोध का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रोध को जब इस लेवल पे ले आते हैं तो वह मनोविकार ग्रस्त व्यक्ति कहलाता है या मनोविकार की श्रेणी में आता है। दूसरा है लोभ। लोभ अर्थात पराया धन, पराई स्त्री या पुरुष, उनके याद आदि के प्रति ग्रहण की अभिलाषा, उनको ग्रहण करने की अभिलाषा यदि व्यक्ति में है, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का कोई धन संपत्ति है, उसे उसके प्रति हमारी आसक्ति बनी और उसको ग्रहण करने के छल बल या किसी अन्य साधन से हम उसे ग्रहण करना चाहें, तो यह प्रवृत्ति मनोविकार की प्रवृत्ति कहलाती है और ऐसा व्यक्ति मनोविकारी या मानस रोग ग्रस्त कहलाता है। ईर्ष्या। दूसरे की संपत्ति समृद्धि देखकर स्वयं सहन न कर पाए, ऐसी प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है वह भी मनोविकारी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहलाता है। मान। मान अर्थात अपने गुणों को अधिक जानना, मैं बहुत गुणवान हूं, और दूसरा व्यक्ति जो सामने वाला है उसके गुणों को हीन समझना या हीन भाव से देखना, यानी स्वयं को सर्वोपरि मानना और सामने वाले को निम्न मानना, ऐसा व्यक्ति भी मनोविकारी व्यक्ति कहलाता है और वह मानस रोग से ग्रस्त कहलाता है। उसके बाद मद। मान की बढ़ी हुई अवस्था, जो मान की ये मानस रोग से ग्रस्त व्यक्ति होता है, इसकी एक बढ़ी हुई अवस्था होती है, हायर पॉइंट जो होता है, इंक्रीजेबल पॉइंट जो होता है, वो कहलाता है मद की अवस्था। और ऐसी जब व्यक्ति मद की अवस्था में होता है तो उसे उचित अनुचित का भान नहीं रहता और वह कभी कठोर और करुणा से रहित और कठोर क्रूरतम व्यक्तित्व का धीरे धीरे करके व्यक्तित्व की ओर अग्रसर होने लगता है। ये वे व्यक्ति भी मानसिक रोगी कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों में शोक हो, यानी पुत्र इष्ट वस्तु के वियोग से जो चित्तोद्वेग होता है, चित्त की स्थिति बनती है, वह शोक कहलाती है। अतः यही कहा गया है ना कि शोक इत्यादि इन सब के प्रति हमेशा समत्व भाव, योग का यही तो सिखाता है, हर समय में आप हर परिस्थिति में समभाव रखें। तो शोक से ग्रस्त, जो ज्यादा शोक ग्रस्त व्यक्ति हो जाता है वो भी मानस रोग से पीड़ित हो जाता है। दूसरा, उसके आगे बढ़ें तो चिंता किसी वस्तु इष्ट या किसी अन्य ध्येय चीज के विषय में, कोई वस्तु हो, इष्ट हो या अन्य ध्येय चीज आप समझ सकते होगे, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी ध्येय ध्याता होती है, उनके बारे में हर समय चिंतन करते रहना, बार बार उसका चिंतन करते 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 अंत में वह चिंताग्रस्त व्यक्ति कहलाता है और वह मानस रोगी आयुर्वेद के अनुसार होता है। उद्वेग। समय पर उचित उपाय न सूझे और उससे जो उत्पन्न परिस्थिति होती है उससे घबराहट की स्थिति पैदा हो जाए,
यानी हम क्या करेंगे, पता नहीं ये सही हो पाएगा कि नहीं होगा, यह स्थिति यदि उत्पन्न हो जाती है तो वह उद्वेग की स्थिति कहलाती है। और उद्विग्न व्यक्ति मानस रोगी या मनोविकारग्रस्त व्यक्ति कहलाता है। भय, भय यानी किसी भी स्थिति में आपत्तिजनक वस्तुओं से या किसी अन्य वस्तु से डरना। जैसे हम आप लेक्चर दे रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, एकाएक यहाँ पर सामने हमको सर्प, काला सा सर्प दिखाई दे जाए तो क्षण भर के लिए मन में भय आएगा, लेकिन उसका तुरंत अगर उपाय सूझ गया तो ठीक है, और उपाय नहीं सूझा और बिल्कुल डर गए, और उस स्थिति में हो सकता है उस साधारण से सर्प ने हमको बहुत डरवा दिया, तो वो क्या है, उस क्षण भर के लिए या उस तात्कालिक समय के लिए मनोग्रस्त व्यक्ति हम बन गए, यानी मनोविकारग्रस्त व्यक्ति बन गए। भय के बाद हर्ष, ये दो बातें विशेष ध्यान देने वाली हैं कि एक तो चिंता, शोक और हर्ष। हर्ष भी जब आप किसी हर्ष वाली स्थिति में हैं, वो हर्ष अगर अतिरेक में चला जाता है तो हम मनोग्रस्त हो जाते हैं। अर्थात अकारण किसी अन्य की हानि किए बिना, किसी दूसरे की हानि किए बिना अकारण ही अथवा सत्कर्म करके कुछ बढ़िया अच्छा काम किया, हमने पुण्य दान किया, उससे जो मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है वो हर्ष कहलाता है। लेकिन यह हर्ष अगर संतुलित रहे तो ठीक है, और असंतुलित होके हिप हिप हुर्रे करना, चिल्लाना, चीखना शुरू कर दें तो वो क्या है, मनोग्रस्त हम हो गए। क्षण भर के लिए हुए या कुछ देर तक के लिए हुए तो वो मनोग्रस्त, कौन से मनोग्रस्त, मनोविकारग्रस्त हो गए। विषाद की स्थिति भी इसी तरह से होती है कि असफलता सफलता न मिलने का भय और उससे उत्पन्न शाद अवसाद की स्थिति और उसमें प्रवृत्ति की भावना, ये कहलाती है विषाद की स्थिति। और विषादग्रस्त हो जाने पर धीरे धीरे हम मनोविकारग्रस्त हो जाते हैं। एक और चीज है अभ्यसूया। बहुत से लोगों में एक अवगुण होता है छिद्रान्वेषण का। हम बहुत अच्छे हैं, सामने वाले के विषय में उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों पे ध्यान नहीं देना, उसकी अच्छाइयों में भी कहीं ना कहीं कोई एक कमी ढूंढ लेना, वो छिद्रान्वेषण कहलाता है। ऐसे छिद्रान्वेषी स्वभाव, दूसरों के गुणों में भी दोष बता देना, ये कहलाता है। ऐसा व्यक्ति भी मनोविकारग्रस्त व्यक्तित्व वाला होता है। दैन्य, दीन हो जाना, मन का दब जाना, साहस और धैर्य खो बैठना। जब एक दरिद्र और दीन व्यक्ति होता है, उसका अपना साहस खत्म हो गया, कुछ करने में सक्षमता नहीं है, धैर्य वो खो चुका है, ऐसा व्यक्ति भी क्षण भर के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो मनोविकारग्रस्त कहलाता है। अब लास्ट के दो बचे मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ है दूसरे के गुणों को प्रकट न करके या क्रूरता को दिखाना। दूसरे में कोई बढ़िया बढ़िया से गुण हैं, उनको आप दबा दीजिए और उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार करें, तो वह ऐसा व्यक्ति मात्सर्य से ग्रस्त होता है और वो मात्सर्य रूपी मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति कहलाता है। तीसरा लास्ट है 17वां, दंभ। दंभ का अर्थ है जो गुण, कर्म व स्वभाव स्वयं में विद्यमान न हो, उन्हें उजागर करके दूसरों को ठगना। यही जो अभी हमने आपको लास्ट में बताया ना, अभिनयी व्यक्तित्व। जो गुण, कर्म या स्वभाव स्वयं में विद्यमान नहीं है, फिर भी उन्हें हम उजागर करें, हाईलाइट करें और दूसरों को ठग लें, यह व्यक्तित्व दंभी कहलाता है। और दंभी व्यक्तित्व भी मनोविकारग्रस्त व्यक्तित्व कहलाता है। सभी प्रकार के मानस रोग इच्छा और द्वेष के भेद से दो भागों में बांटे जा सकते हैं। किसी वस्तु के प्रति अति अभिलाषा, किसी चीज के प्रति हमारी बहुत उत्कंठा है कि वो हमें मिल जाए, अर्थात किसी वस्तु के प्रति अति अभिलाषा का नाम इच्छा या राग है। और ऐसे जैसे हर्ष, शोक, दैन्य, काम, लोभ आदि ये सारे मानस रोग इसी इच्छा वाली कैटेगरी में आते हैं। अनिश्चित वस्तु के प्रति, जो हमने कभी चाही भी नहीं, ऐसी अनिश्चित वस्तु के प्रति अरुचि और अप्रीति, ऐसी भावना द्वेष कहलाती है।
और जिसको हम उदाहरण रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने अनिच्छा है, हम क्रोध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस स्थिति में क्रोध की स्थिति आ गई और क्रोधग्रस्त हो गए, यानी क्रोध, भय, विषाद, असूया, मात्सर्य आदि जो है यह अनिश्चित वस्तु के प्रति अरुचि और अप्रीति से उत्पन्न द्वेष की स्थिति है। ये सारे के सारे मानस रोग हमारे आयुर्वेद में इनका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक विकार के विषय में। मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर, इट इज आल्सो कॉल्ड मेंटल इलनेस। मोस्ट कॉमन टाइप आर क्लिनिकल डिप्रेशन characterized by persistently depressed mood or loss of interest in activity in daily life। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि क्लिनिकल डिसऑर्डर में इसको हम जब करेक्टराइज करते हैं तो व्यक्ति में उसका जो मूड होता है, यानी मन का जो भावनाएं होती हैं, उनमें अरुचि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसकी यह जीवनचर्या यानी दिनचर्या में ऐसी स्थिति शामिल हो जाती है और यह क्लिनिकल डिसऑर्डर की श्रेणी में आती है। सेकंड नंबर है एंजाइटी डिसऑर्डर, कैरेक्टराइज्ड बाय feeling of worry, anxiety or fear that are strong enough to interference with one's daily activity। इसका मतलब ये हुआ कि आप एंजाइटी डिसऑर्डर, हम पहले भी बता चुके हैं कि मन के स्वरूप में जो हमारी वर्तमान मन के स्वरूप की स्थिति होती है वह होती चिंतन, और चिंतन में यानी किसी स्मृति के आधार पर या मानसिक दबाव में आकर कोई जो परिस्थिति उस समय चल रही है उसकी बार बार मन में पुनरावृत्ति करते हुए उसका चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, और वह स्थिति जब हमारे कार्यकलापों पर भी प्रभावी हो जाती है, यानी हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो भी उससे प्रभावित होने लगे, तब हम उस चिंताग्रस्त स्थिति में अर्थात एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर है बाइपोलर डिसऑर्डर, एपिसोड्स ऑफ मूड स्विंग्स, ऐसे बार बार बदलाव, कभी खुशी कभी गम, वो स्थिति, यानी एपिसोड्स ऑफ मूड स्विंग्स रेंजिंग फ्रॉम डिप्रेसिव लॉस ऑफ मैनिक हाइट्स। इसके कई सारे कारण भी हैं। ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें से खास 3 कारण हैं। एक तो जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिक्स से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल कारण है इसका, और दूसरा है अल्टर्ड ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, यानी ब्रेन का कोई ना कोई अल्टर्ड प्रतिरूपी स्ट्रक्चर यानी संरचना, या दूसरा और है कि ब्रेन की केमिस्ट्री में परिवर्तन। ये बहुत विशेष तौर के हमें आपको बाइपोलर डिसऑर्डर और सीजोफ्रेनिया और एक डिमेंशिया, इसके बारे में आपको यौगिक मैनेजमेंट आपको हम बताएंगे आगे। नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या है? इट इज ए क्रॉनिक कंडीशन इंक्लूडिंग अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। इसमें जब आप किसी एक्टिविटी के प्रति बहुत ज़्यादा अति सक्रियता की स्थिति में आ जाते हैं, वो होता है ADHD के स्थिति में, डिसऑर्डर में आता है, कैटेगरी में आता है। सिजोफ्रेनिया, a person's ability to think, feel and behave clearly। सिजोफ्रेनिया को आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। फिर और है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये तो सभी आप लोगों ने खूब से ढंग से पढ़ा होगा और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको मालूम भी होगा। एक्सेसिव थॉट्स, ऑब्सेसिवनेस एंड लीड टू रिपीटेटिव बिहेवियर्स। और एक और है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। ये तो हम भूल ही गए बताना इसके बारे में। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है, फेलियर टू रिकवर आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए टेरिफिंग इवेंट। कोई एक घटना घटी, उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ जो उसके साथ हमारे मन के मनोदशा जो है वो जुड़ गई, और उसके
वो तदोपरांत जो स्थितियां बनी वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में आती हैं। अब लास्ट में मैं आपको इसके विषय में डिस्कस करूंगा। डिमेंशिया एंड ऑटिज्म बहुत ही इस समय आज के समय में सबसे ज़्यादा देखने को ये रोग देखने को मिलते हैं। डिमेंशिया खास करके जेनेटिक पर्सन्स में यानी ओल्ड एज पर्सन्स में देखने को मिलती है। उसके कई सारे फिजियोलॉजिकल कारण भी हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी से डिमेंशिया हो जाता है, और इसको डिटेल में जब बताएंगे तो आपको समझाएंगे। डिमेंशिया में एक ग्रुप ऑफ थिंकिंग एंड सोशल सिम्टम्स दैट इंटरफेरेंस विथ डेली फंक्शनिंग, यानी रोज के समय में हम जब देखते हैं ना, किसी का नाम भूल जाना, कोई जो अपनी दिनचर्या का कार्य है वो भूल जाना, आपसे बोला गया जाके सब्जी ले आना, आप बाजार तो गए लेकिन भूल गए कि हमें भेजा काहे के लिए क्या है, ये कंडीशन होती है डिमेंशिया की। और फिर लास्ट में ऑटिज्म। ऑटिज्म सबसे सीरियस कंडीशन होती है, सीरियस एक डिसऑर्डर, मानसिक मनोग्रस्तता का डिसऑर्डर है, मनोविकार का डिसऑर्डर, जो कि जिससे सबसे ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है, जो a serious developmental disorder that impairs the ability to communicate and interact, यानी कि कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में कहीं न कहीं जो कमियां होती, दिक्कतें आती हैं, वो ऑटिज्म डिसऑर्डर में रखी जाती हैं, ऑटिज्म डिसऑर्डर की श्रेणी में आती हैं। तो आज मैंने आपको मनोविकार क्या होते हैं यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या होते हैं उनको साइकोलॉजिकल वे में आपको बताया। उसके बाद फिर आयुर्वेदिक, जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के अनुसार जो मानस रोग बताए गए उनको बताया, और फिर सामान्य तौर पर जो मानसिक या मेंटल डिसऑर्डर या साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं उनके कुछ खास खास रोगों का नाम आपको बताया, और सामान्य उसके बारे में आपको जानकारी दी। आज मैं अपना, क्योंकि मेरे में आज पता नहीं क्यों वीडियो नहीं आ रहा है, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पर संपन्न करूंगा। नेक्स्ट डे हम आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के स्थिति में रहेंगे कि हम चाहेंगे कि कल ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी 2 चैप्टर आपको बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में कम से कम 2-3 क्लास में, तो संभवतः 2-3 क्लास लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। एक तो वो गायनोकोलॉजी वाला है, एक और है, 2 और अभी रह गए। तो हमने आपको 2 डिजीज बता चुके हैं। अब इसमें हम आपको एक तो ऑटिज्म, डिमेंशिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, इन 3 के बारे में खास करके हम यौगिक मैनेजमेंट इनका आपको अगले दिन बताएंगे। तो मेरे को लगता है कि आप सब को बेटा कितना टाइम हो गया सत्यम? शायद आज 48 मिनट हो गए। हाँ, तो देखते हैं बन रही है कि नहीं। हाँ, बन तो रही है अभी। ठीक है बेटा, हैं तो आज हम यही संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि बार बार पता नहीं क्यों कैमरा भी जा रहा है, ये इसमें शो कर रहा है ना कि इनफ स्पेस नहीं है, स्पेस हमने कंप्लीट नहीं किया। तो ठीक है बेटा, फिर अब ओवर करते हैं। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन? हाँ पूछो बेटा, हाँ पूछो। अभी करा दें? सब चलो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट जरा देखें, पानी मेरे पास है। कमर गर्दन सीधी कौन है? कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर, पूरी तरह से स्थिर और जागृत अवस्था, श्वास प्रश्वास सामान्य, आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, दोनों हाथ घुटने पर स्थापित करें, श्वास प्रश्वास सामान्य, प्रयोग प्रारंभ। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में,
समवेत सस्वर ओम का उच्चारण ओ न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में स्थापित करें। आंखें पूर्णतया बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरी जागरूक और स्थिर अवस्था। श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पूरे शरीर में पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के चोटी बाहले भाग तक शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल 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 हो जा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के चोटी वाले भाग तक शरीर का प्रत्येक अंग उपांग शिथिल 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 हो गया है। शिथिल 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 हो चुका है। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ओम का 3 बार उच्चारण। श्वास प्रश्वास सामान्य। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेते हुए आपस में रगड़ें। आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें, सामान्य हो जाए। सामान्य हो जाएं। आज नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है। हेलो, नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है, आज करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए हाँ, कल कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट डे करवाएंगे। आज हम देखते हैं इसमें क्या कमी है, वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा, ओके सबको। ठीक है बेटा, खुश रहो, सब लोग खुश रहो, मस्त रहो। ओके बेटा, ये कैसे बढ़